हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्थ में आप सबका स्वागत है। आप सब क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस विषय के स्टूडेंट्स हैं और आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से हमारी जो पढ़ाई है, रेगुलर पढ़ाई है, वो बाधित हुई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कराना शुरू किया ताकि आप सबको फायदा मिल सके। इसलिए हमने जो क्लास 11th में अभी RBSC के द्वारा जो चैप्टर कटे हैं, उनके अलावा जो चैप्टर रह गए हैं, हम उनका डीपली से अध्ययन करा रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी 3 वीडियोस में चुनाव से पहले जो हमारा चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन हम करवा चुके हैं। अब इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है अधिकार वाला, वो हमारा RBSC ने हटा दिया है। अब चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला चैप्टर है जो हमारा यथावत है। इसका अब हम अध्ययन करेंगे। चुनाव क्या होते हैं, चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधित्व। चुनाव यानी कि किसी को चुनना, जिसको हम चुनते हैं वो हमारा क्या करे, क्या बनेगा, वो प्रतिनिधि। सरकार का हम चुनाव करते हैं, सरकार में हम कुछ चुन के व्यक्तियों को भेजते हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी बात को सरकार तक रखते हैं, यानी सरकार बना करके हमारा शासन चलाते हैं। तो इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व में इसमें हम निम्न बातों का हमें पता चलेगा, जैसे चुनाव की विभिन्न विधियां, चुनाव किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है, अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं। हमारे भारत देश में जो चुनाव प्रणाली होती है, सर्वाधिक जीत वाला ही विजित घोषित होता है, सर्वाधिक वोट वाला ही विजित घोषित होता है। ऐसी विशेषताएं जो हमारे देश की चुनाव व्यवस्था की है, वो हम इस अध्याय में देखेंगे। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने का प्रावधान क्या है और उसका क्या महत्व है, ये भी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चुनाव सुधार पर होने वाली बहस, यानी हमें पता है कि चुनाव में जो कमियां रहती हैं उसको दूर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं चुनाव और लोकतंत्र। क्योंकि हमें पता है चुनाव कहाँ होंगे, लोकतंत्र में तो होंगे, तानाशाही शासन प्रणाली में तो चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो जो राजा होगा, जो शासक होगा वो स्वतंत्र होगा, और तानाशाह होगा तो वहाँ चुनाव तो किसकी बात की वैल्यू थोड़ी रहेगी। इसलिए जब लोकतंत्र शासन होता है, अब्राहम लिंकन की हमें परिभाषा याद है ना, क्या, कौन सी परिभाषा, राज्य के लिए अब्राहम लिंकन की याद करें। राज्यों के द्वारा, कौन सा, व्यक्तियों का शासन, व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र। यानी कि इसमें शासन भी व्यक्तियों का होगा, करने वाले भी व्यक्ति होंगे, स्वयं ही होंगे, और शासित भी स्वयं ही होंगे। अब हम पूछते हैं प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? अगर हम चुनाव नहीं करेंगे तो लोकतंत्र होगा क्या? लोकतंत्र कैसा होगा? वो तो तानाशाह बन जाएगा। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है क्या? हमें अच्छे से पता है, जब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी वहीं तो चुनाव होंगे। तानाशाही शासन प्रणाली में चुनाव होंगे क्या? कोई भी तानाशाह अपने चुनाव करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा। हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि इन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। क्या कह रहा है कि जो चुनाव है एक लोकतंत्र शासन प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी नागरिक निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हमें पता है कि भारत जैसे है बहुत बड़ा देश है, क्या सारे व्यक्ति इसमें अब्राहम लिंकन की तरह के लोग शासन में भाग लें तो सब ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना पड़ेगा। इसलिए चुनाव क्या हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। जब हम भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान क्या होता है,
हमारे जो चुनाव होते हैं उन पर चला जाता है। आज चुनावी प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब समझते हैं कि हमारे जो रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेने वाले तरीके हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनान के नगर राज्य जो थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या माने जाते हैं? उदाहरण, अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के क्या हैं? निकटतम उदाहरण है। ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है, क्योंकि इसमें सारे व्यक्ति ग्राम सभा में सभी हिस्सा लेते हैं। इसलिए जनता का शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चुनाव होगा उसमें मत देने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा, यानी कि चुनाव जो हम करेंगे उसमें जो चुनाव करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन होगा, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, ध्यान करना इसमें, कौन चुनाव लड़ने के योग्य होगा, कौन चुनाव की देख रेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि किसे चुनेगा, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। हमें ये 5 पॉइंट है, इन पे ध्यान देना है। सबसे पहले कौन मत देने के लिए योग्य होगा, यानी हमारे जो भारतीय संविधान में इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। उसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव है। कौन कौन से 3 प्रश्न? मत देने के योग्य, चुनाव लड़ने के योग्य और देख रेख करने के योग्य। आप देख सकते हैं कि जिसमें लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके, इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। अंतिम जो 2 प्रश्न है उनका लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व का है, यानी कि मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा और कैसे होगी प्रतिनिधियों का चुनाव, ये सब हम इसमें देखते हैं। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा हमारे सामने। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसमें देखो, खुद करें और सीखें, ये है ना हमारा भारत तथा किसी अन्य देश के चुनाव के संबंध में अखबारों की खबरों को काटे आप ये करेंगे रोज। अभी तो हमारे इलेक्शन चल रहे हैं ना, अभी पंचायतों के इलेक्शन हुए थे, अभी हमारे स्थानीय शहरी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इनका हमें देखना है, इनकी कटिंग कैसे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा रही है। मतदाताओं की योग्यता देखो, चुनाव की आयोग की भूमिका, यानी कि जो हमारे चुनाव कराते हैं वो चुनाव आयोग, उसकी क्या भूमिका है। यदि आपके पास इंटरनेट है तो आप इलेक्शन प्रोसेस इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाके और इन विषयों पर सूचना एकत्रित कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे भारत की चुनाव व्यवस्था। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें चुनाव कैसे होते हैं, इसकी क्या व्यवस्थाएं की गई है, ये हमें इसमें देखना है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में भी पढ़ा होगा ना, क्या क्या करते हैं, रैलियां निकालते हैं, प्रचार करते हैं और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। चुनाव संचालन करने की व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार यानी अथॉरिटीज और नियम भी बताए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य होगा कि क्यों संविधान में लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। ये स्वयं स्पष्ट नहीं, लोग जाते हैं वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होते हैं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्या ये सही है? हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न उतना ही सरल नहीं जितना हम लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा है, तय करती है कि चुनाव जीतेगा कौन। लेकिन लोगों को यह अपनी रुचि का व्यक्त करने का अनेक तरीके हो सकते हैं। उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि अगर जीत सर्वाधिक वोट वाले की होगी तो जिन्होंने वोट दिए हैं, जिनका निम्न श्रेणी में चला गया, उनका क्या। अब हमें इसमें देखना है। कक्षा में 4 प्रतिनिधि चुनेंगे और इनसे हम कार्य करवाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो सबसे आगे वही जीते। ये अखबार की पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, ये हम देख रहे हैं ना अखबार की कटिंग। इसका मतलब क्या है कि
सर्वाधिक जिसको वोट मिले वो क्या हो गया, विजित हो गया। तो 3/4 वोट तो उसको मिल गए तो वो तो विजित हो गया, लेकिन बाकी जो वोट रहे वो कहाँ गए, उन बेचारों की आवाज कहाँ दब गई क्या उनकी आवाज। ये चुनाव व्यवस्था का मुद्दा है। अब इसमें देखो 1984 के इलेक्शन दे रखे हैं हमारी पुस्तक में, हमें करंट में 2016 का इलेक्शन देखना है, उसकी वोटिंग की देखनी है। हम आप उस देखेंगे उसको, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी पुराना हो चुका है। आगे हम आते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इसका हमें देखना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनाव से करें। अब इजराइल देश है जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें सीटों वोटों में हिस्सा लेना होता है। यानी कि जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उतने ही क्या होगा, वोटों का हिस्सा मिलेगा, अनुपात होगा। आगे बॉक्स में देखेंगे हम इसको। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी करती है कि हमारे इतने प्रत्याशी होंगे और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। इसको अंडरलाइन करना। चुनाव की व्यवस्था को क्या कहा गया है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमें समझ में आ गया ना चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या हो गई। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता से सूची से चुन लेती है। जितनी सीटों को कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को क्या कहा गया, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं इसके। कुछ देशों जैसे इजराइल में या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव के में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है जहां पूरे देश को बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का आप अध्ययन करेंगे अच्छे से। इजराइल में देखेंगे चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। अब ये देखिए यहाँ नीचे इसका 4 सीट भी दी हुई है। पार्टी कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनको कौन कौन कितनी सीटें मिली, उनका प्रतिशत भी तुम्हें निकालना है और ये हमें मतों का प्रतिशत भी हमें गणना इसकी करनी है। देखना इसको ध्यान से। उसके बाद हम देखते हैं दलों। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए तक ही सीमित रूप से अपनाया है। हमने हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा और विधानसभा के परिषदों के चुनाव होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तीसरा और जटिल स्वरूप भी प्रस्तावित किया गया। यानी भारत में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन किस किस के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में इस प्रणाली को अपनाया गया है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर देखो, दोनों में अंतर है। एक तो सर्वाधिक वोट और एक समानुपातिक। अब इसमें अंतर देखेंगे हम ध्यान से, अंतर अच्छे से याद करेंगे। ये हमारे प्रश्न आएगा परीक्षा में, 100% आएगा ये प्रश्न। देखना इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से डीपली ध्यान करेंगे। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। किसमें, सर्वाधिक वोट वाले में। समानुपातिक में क्या करते हैं, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। अंतर आ गया। दूसरा देखो, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है और समानुपातिक में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विपरीत हो गया ना दोनों में। अब सर्वाधिक में देखो, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, मतदाता पार्टी को वोट देता है। यानी कि इधर तो किसको वोट देगा, प्रत्याशी को, जो कैंडिडेट हमारा खड़ा उसको, और इधर पार्टी को। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। ये किसमें, सर्वाधिक वाले में। और हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीट हासिल होती है।
ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की विशेषता है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50+1 मिले, ये तो जरूरी है क्योंकि जीत के लिए क्या चाहिए हमें, 50+1 ही तो चाहिए। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुत बहुमत हासिल करना होता है, यह कंपलसरी है। जो विजित होगा उसके लिए 50+1 की आवश्यकता है। इधर का जो है उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत या यूनाइटेड यूके में और भारत में अपनाई गई ये सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली हम देते हैं। हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन में हम सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली को अपनाते हैं। और इधर इजराइल में और नीदरलैंड में कौन सी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। अब देखते हैं राज्यसभा में चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये हमें देखनी ध्यान से। इसको हम अगली वीडियो में ध्यान पूर्वक करेंगे क्योंकि इसको समझाना है कि किस प्रकार हम एक वोट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे उसको हम उम्मीदवार को विजयी घोषित करेंगे। ये अगली वीडियो में हम इसको तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। एक बार इसको रीड कर लेना ताकि जब मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाए और साथ के साथ तुम्हें याद भी हो जाए क्योंकि परीक्षा नजदीक है। हमें पता है स्कूल भी अभी खुलने वाले हैं और हमारी परीक्षा भी होने वाली है, तो हमें याद भी करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।